हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। आज हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी का ये 19वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग 18 पार्ट कर चुके हैं और इसमें हमारा टारगेट यही है घटना चक्र के पॉइंटर को बहुत आसानी से इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि अगर नया भी स्टूडेंट हो जो पहले पॉलिटी न पढ़ा हो तो उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, और जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम ट्रिक भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे मेमोरी करने में हमको आसानी हो। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं, लेकिन ट्रिक कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो हमें याद नहीं होते, लेकिन ट्रिक की सहायता से हम उसको आसानी से याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में हम अपना क्वेश्चन सही करके आते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी प्रोवाइड की जाए। और इसमें एक घटना चक्र के पॉइंटर में एक प्रॉब्लम ये है कि ये पीवाईक्यू बेस है, और पीवाईक्यू बेस होने का इसमें एक पॉलिटी के पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है। केवल ये वही चीज़ कवर किया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एग्ज़ाम में पूछे जाने से बहुत से टॉपिक जो है हमारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। तो उसको भी ध्यान देते हुए हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे। तो अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हैं तो आपका पॉलिटी का समझिए कि सिलेबस A to Z कंप्लीट हो गया। आप इसको करके जाइए एग्ज़ाम में, आपका सभी क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और एक दो क्वेश्चन नहीं फंसते हैं तो वो तो बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉइंटर है। बुक में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसमें बुक से बहुत सारी चीज़ें मालूम चलती है, लेकिन ये एक लिमिटेड है, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक का भी शुरुआत करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब्सक्राइबर कम है। अगर मैं मेहनत करूंगा और सब्सक्राइबर कम रहेंगे तो मज़ा नहीं आता। इसी में देख लीजिए, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े तो मैं बुक को भी कंप्लीट करूँगा, और ऐसा मास्टर ब्लास्टर की तरह से कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार जो पॉलिटी पढ़ ले, चाहे जीएस का कोई भी टॉपिक, तो वो समझिए कि उसको एग्ज़ाम में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पॉलिटी का 19वां पार्ट है। तो आज हम लोग सेंटर एंड स्टेट रिलेशन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उससे जितना भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से जितने भी पॉइंटर बने उसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, हम आपको पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि मैं ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक जिससे एक आर्टिकल याद हो जाए, तो हम आज से शुरू कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, कम्प्लेक्स हो जाती है प्रॉब्लम आर्टिकल याद करने में, तो हम ये देखते हैं कि आर्टिकल याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से होती है। तो हम अगर ध्यान दें तो तबीयत खराब है यार। तो देखिए, ध्यान देते हैं क्या, तो देखिए पहला पार्ट जो 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पार्ट 2 में भी कोई दिक्कत नहीं होती, पार्ट 3 में भी उतना कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 4 में कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसको याद करना आसान है। ठीक, नहीं है तो इसको हम बाद में करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पार्ट 5 से, ठीक। और 6 दोनों में अगर देखें तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अब पार्ट 5 और 6 को एक साथ लेके चलेंगे और एक एक करके याद किया जाएगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे गवर्नर का, ठीक। गवर्नर का जो पार्ट 6 में है उस पर हम डिटेल आपका जितना भी क्या बोलते हैं आर्टिकल है, लगभग आपका 152 से लेके 53 है। 53 आपका गवर्नर है, इसमें 153 से लेके आपका देखेंगे तो 161 तक, ठीक, पार्डन तक। पार्डन है तो एक्सटेंशन भी करा देंगे, समझना। बिजनेस कहाँ, तो 162 तक, तो 162 तक, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर का आर्टिकल मेमोराइज करना है उसको ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और हमारे सरकार को चलाने के लिए भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पार्ट 5 में इनको रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, तो 22 पार्ट हैं, और 22 पार्ट में से पार्ट 5 जो है
प्रेसिडेंट के लिए है। और उसमें अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड है किसका, तो गवर्नमेंट का जो है, यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड है। और प्रेसिडेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड है, और उसमें जो है 52 से लेके 78 तक के आर्टिकल में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। और हम ये जानते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो है, इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, फिर उसके बाद आपका आता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है सीओएम, काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके लास्ट में आता है आपका एजी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक, तो ये जितने इन तीनों कितने हो गए, तो पाँचों को मिला के एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और इन सब एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक ना। जिस तरह से प्रेसिडेंट जो है यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होता है और वो पार्ट 5 में डील किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी तरह से गवर्नर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसको पार्ट 6 में रखा गया है, किसमें, पार्ट 6 में। और इसके आर्टिकल है 153 से लेके 167 तक। कितना है, 153 से लेके 167 तक, और ये एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जिस तरह से आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको 5 मेंबर दिखाई दिए, उसी तरह से इस एग्जीक्यूटिव हेड में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड जो गवर्नर होता है, लेकिन इसका हम बात करें कि इसमें कितने है, तो इसमें आप देखेंगे तो 4 आते हैं। तो पहला आपका गवर्नर आ जाएगा एग्जीक्यूटिव हेड, दूसरा आ जाएगा आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर, उसके बाद तीसरा आ जाएगा सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लास्ट में चौथा आएगा आपका स्टेट सॉलिसिटर जनरल। क्या, स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर स्टेट, सॉलिसिटर जनरल बोल रहा हूँ, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, एजी आ जाएगा। ठीक ना। तो आपको ये 4 मिल के क्या बनाते हैं, आपका एग्जीक्यूटिव स्टेट का। इसका हेड कौन होता है, तो गवर्नर होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखा गया। अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट और गवर्नर में सिमिलरिटी देख लेते हैं कि क्या सिमिलरिटी है। ठीक, तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंटमेंट करता है अपने अनुसार नहीं, ये इसको काउंसिल मिनिस्टर बोलती है, सीओएम, काउंसिल मिनिस्टर के एड एंड एडवाइज के अनुसार प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंटमेंट करता है। और गवर्नर जो है अपने पोस्ट पर कब तक रहेगा, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। इनडायरेक्टली देखा जाए जब तक सीओएम चाहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे, तब तक ये अपने पोस्ट पर बने रहेंगे गवर्नर। ठीक, अब रही बात तो इसमें हम देखेंगे प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होते हैं, ये इलेक्ट किया जाते हैं कोलेजियल सिस्टम से ये सेलेक्ट किए जाते हैं। और कौन को इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट नहीं, इलेक्शन के द्वारा। और इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनको इलेक्टेड मेंबर ही इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं। अगर इसका डिटेल में आप देखेंगे तो इसमें इलेक्टेड मेंबर में कौन कौन होते हैं, तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी हैं सब में से आते हैं। वो कौन आते हैं, तो जो पब्लिक के द्वारा वोट किए गए, नॉमिनी नहीं आते हैं। दूसरा आपका इसमें दिल्ली भी है और पौंडीचेरी। दूसरा आपके देखा जाए तो लोकसभा के मेंबर जो होते हैं, जो इलेक्ट करके आए, वोट के द्वारा आए हैं, वो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। और अगर राज्यसभा का देखा जाए तो राज्यसभा के मेंबर इसमें वोट देते हैं। ठीक ना, लेकिन जो नॉमिनी हैं वो नहीं देते हैं, तो राज्यसभा। ठीक, ये तीनों मिलकर इलेक्ट करते हैं। अब बात आई गवर्नर की, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट को देखा जाए तो ओथ की बात आती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ओथ किया जाता है। और गवर्नर का ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी उस स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा। इनका टर्म 5 साल होता है प्रेसिडेंट का। अगर गवर्नर का टर्म देखें तो इनका 5 साल तो है, लेकिन इनका
प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के, यानी प्रेसिडेंट के अनुसार, जब प्रेसिडेंट खुश रहेगा तो रखा रहेगा, नहीं खुश रहेगा तो उसको यानी प्रसाद प्रयाण प्रेसिडेंट के द्वारा बना रहता है। ओरिजिनेशन की बात करें तो ये अपने नीचे वाले को, प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपना ओरिजिनेशन सौंपेंगे और ये रजिस्ट्रेशन अपने मालिक को, मालिक कौन इनका है बॉस, तो इनका वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो प्रेसिडेंट को करेंगे। ठीक, रिमूवल कैसे होगा, तो इनका रिमूवल होता है इम्पीचमेंट के द्वारा, किसी भी हाउस में इनका किया था, इनका रिमूवल सीधे प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है। ठीक, और आर्टिकल 72 कैन बी ग्रांट पार्डन ऑफ द डेथ। ठीक ना, 72 है जो इनको पार्डन की बात करता है कि भैया कोई भी अगर कन्विक्टेड है तो वो क्या है कि उसको क्षमादान कर सकते हैं प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 72। अब उसी तरह से पार्डन की बात इसमें है, तो इसमें डेथ सेंटेंस को छोड़ के बाकी सब का है। ठीक ना, और कौन सा आर्टिकल में है, तो 161। ठीक ना, 161। तो अब बात करेंगे कि हम इसको याद कैसे करेंगे। ठीक, तो याद करना बहुत ही आसान है। देखिए यह 72 है, 72 में एक जोड़ दीजिए, क्या, एक जोड़िए नहीं घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, -1 कीजिए, फिर 6 हो जाएगा, और जो एक घटाए हैं वो यहाँ लिख दीजिए, एक ही तो घटाए हैं, सब में से आते हैं लास्ट में लिख दीजिए 161। तो ये एक ट्रिक है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक ना, बहुत सारे ट्रिक की हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा मेन फोकस है इसका, तो गवर्नर को पहले हम याद करते हैं। जितना भी ट्रिक गवर्नर का याद करने के लिए, जितना भी आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए ये रहा गवर्नर का ट्रिक, इसी लाइन में पूरा गवर्नर का आर्टिकल समाहित है। ठीक है ना, जितने गवर्नर से रिलेटेड पार्ट 6 में है वो सब इसमें समाहित है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। और हम ये कहेंगे कि इसको आप एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, कहीं बुक के मार्जिन में लिख लीजिए। ठीक ना, अब इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से आप पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़ाई क्या होती है, आपको एक पावर देती है, डायरेक्ट पावर देती है। अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो आपको एक पावर देगी, किसके लिए, एक्सीलेंट के लिए। आप स्टैंड और बहुत ज़्यादा आप एक्सीलेंट हो जाएंगे। ठीक ना, समझ रहे हैं। अगर आपके पास ग्रेट क्वालिफिकेशन है, तो जैसे जी आप देखें इलन मस्क क्या है, इलन मस्क के पास क्या है, बहुत ज़्यादा इतना नॉलेज है कि वो देखिए कुछ भी कर रहा है, उसका क्या डायरेक्शन, उसका पावर क्या मजबूत हो गया। उसी तरह से यहाँ पर कह रहा हूँ, ग्रेट क्वालिफिकेशन, कलर चेंज करना पड़ेगा, ग्रेट क्वालिफिकेशन कैन ऑब्टेन डायरेक्ट पावर टू एन एक्सटेंट। ठीक ना, यानी महान क्वालिफिकेशन कैन ऑब्टेन यानी प्राप्त कर सकता है, क्या कर सकता है, डायरेक्ट पावर टू स्टैंड यानी अपने आप को स्टैंड करने के लिए, एक्सीलेंट बनाए, यहाँ पे एक्सीलेंट भी कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे आप कर सकते हैं, स्टैंड करिए, एक्सीलेंट करिए। ठीक, तब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। तो अब चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन किस से। तो इसमें आप जितने भी ग्रेड, जो भी आप ग्रेड में देखेंगे तो जो भी इसमें जी है, ई है, ए है, टी है, क्यू है, सी है, बी ओ है, डी है, पी है, ई है, इसी से रिलेटेड सब है। बस आपको इसको एक सेंटेंस में इसलिए कर दिया ताकि आसानी होगा याद करने में। ठीक है ना, देखिए ये रहा ट्रिक, तो क्या है, जी से क्या हो गया, गवर्नर। ठीक, गवर्नर। ठीक ना, तो गवर्नर जी से कौन सा आर्टिकल में, तो 153 आर्टिकल। ई से क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव, ई से क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव, तो 52 में एग्जीक्यूटिव पावर, 54 में 154 में एग्जीक्यूटिव पावर की बात कही गई। ए थे क्या हो गया, अपॉइंटमेंट, ए से अपॉइंटमेंट, ए किससे रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ए अपॉइंटमेंट से, इसको याद कर लीजिए यहीं पर, ए किससे रिलेटेड है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, किससे, ए अपॉइंटमेंट से, देख रहे हैं अपॉइंटमेंट। तो 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। टी से क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस, तो 56 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस, तो क्या मिल गया, गवर्नर। ठीक, कौन सा में है, तो 153 में। ई किससे है, एग्जीक्यूटिव पावर है। ए क्या है, ए आपका अपॉइंटमेंट बता रहा है। टी क्या बता रहा है, टर्म ऑफ ऑफिस। आपको ग्रेट में से आपको ये आपको 4 आर्टिकल याद हो जाएंगे, ग्रेट, गवर्नर। आर यहाँ पर साइलेंट कर दिया गया क्योंकि गवर्नर में ही आ रहा है। ठीक ना,
तो ये बनाया गया है, ठीक ना, आप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब इसको ध्यान दीजिए। जी से गवर्नर, ई से एग्जीक्यूटिव पावर, ए से अपॉइंटमेंट, टी से टर्म, ठीक, टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये कितना हो गया, तो 53 से लेके 56 तक आपको 4 आर्टिकल यहाँ पर गवर्नर के याद हो गए, ठीक। अब बात आई क्यू, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम ऑलरेडी पहले से लिखे हैं, तो इनका 57 में क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। कैन, कंडीशन, यहाँ पर कौन कंडीशन, सी से कंडीशन, ठीक, कंडीशन। ओ ऑब्टेन में ओ जो है ये बताएगा ओथ से या अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। डायरेक्ट बताएगा डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टीजेंसी। पावर से हो गया पावर ऑफ गवर्नर यानी पार्डन, पावर का होगा कोई पावर जो है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ठीक ना, ये रहा। अब 161, ठीक है ना। ई से क्या होगा, एक्सटेंट, यहाँ पर क्या है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, यानी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना, खींच देना, बढ़ा देना, ठीक ना, एक्सटेंडेड कर देना। तो 162 में अब आपको एक ट्रिक मैं अभी पीछे बताया था, तो उसमें बोला था कि 72 किसके लिए है, तो प्रेसिडेंट के लिए पार्डन का है, ठीक ना, पावर ऑफ पार्डन टू प्रेसिडेंट। अब इसमें एक जोड़ दिए हैं, एक घटा दिए हैं, -1 किए हैं, तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया पार्डन ऑफ गवर्नर, ठीक है ना, -1 किया और एक को लास्ट में जोड़ दिए। जैसे आपको समझने के लिए मैं बता दूं, तो आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे 72 है, इसमें से हम कह रहे हैं -1 कर दीजिए, तो -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 7 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और जो घट गया उसको 1 यहाँ लिख दीजिए। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मत जाइए, थोड़ा सा ये याद करने का एक कोरिलेशन है बस। तो 161। अब इसी तरह से आपको अगर गवर्नर का सभी आर्टिकल मालूम है तो आप प्रेसिडेंट को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक ना, और उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर खुद देख लीजिए, +1 करना है बस, ये जो 1 है इसको आप हटाइए, ठीक ना, आप सब दोनों में जोड़ दीजिए, ठीक ना, तो क्या मिल जाएगा आप खुद देखिए। +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, आप खुद सोचिए, इसको ले आके इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिल गया, फिर इसको ले आके इसमें जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, 2 मिल गया, ठीक ना, तो ये आपका हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगली बार मिलते हैं, इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट और कैसे हम इस आर्टिकल को मेमोराइज करें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और फैमिली जो यूट्यूब की हमारी फैमिली है बहुत छोटी है, इसलिए हम कुछ इस पर ठोस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती तो हम इस पर धूमधाम के साथ कुछ नया किया जाता, जिससे सभी दोस्तों को लाभ होता। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। अगले बार मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तो पूरी आशा है कि आप लोगों ने गवर्नर्स का आर्टिकल आराम से याद कर लिया, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, उसको लिख लीजिए एक पेज पर, ठीक ना, ताकि याद रहे। तो ये हम ये कहेंगे कि अब हम शुरू करते हैं अपना सेंट्रल स्टेट रिलेशन शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहिए इसका कंसेप्ट या बैकग्राउंड, कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। मतलब कि हम अगर पास्ट में नहीं जाएंगे ना तो बुक पढ़ जाएगा, तो क्या लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसका प्रावधान है, कहाँ पर ये लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम ये पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 11 में है, ठीक, पार्ट 11 में लाई करता है, ठीक है ना। और इसमें इसको लगभग हम देखेंगे 245 से लेके 263 तक, कितना, 263 तक है पार्ट 11, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि पार्ट 11 की बात कर रहे हैं, जिसमें जो सेंटर और स्टेट रिलेशन तो दिया गया है, लेकिन ये पूरा नहीं है, ठीक ना। तो इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए हम चलते हैं इसके पीछे क्या है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, जब भी हम बात करेंगे तो हम इंटर और सेंटर और स्टेट के रिलेशन की जब भी हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में 2 पॉइंट आना ही चाहिए, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ठीक। दो क्या थे, दो जो रिलेशन है
संबंध जो बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट में ना होकर दो पार्ट में दिया गया। किसमें? तो पार्ट 11 और पार्ट 12 दोनों पार्ट पढ़ेंगे तब जाके हमको मिलता है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो हम इसको समझने से पहले हमें ये भी जानना होगा कि रिलेशन कैसा, रिलेशन किस रिलेशन की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंटर और स्टेट में जैसे आपका रिलेशन किसी दूसरे के साथ कैसा होता है, आपके फ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन होगा, कुछ रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ए कोई फ्रेंड है और आप बी हैं, ए और बी दो फ्रेंड है। तो इनमें कैसा रिलेशन हो सकता है? इसमें एक दूसरे का रिलेशन पैसा का होगा, मनी, ये मनी आदान प्रदान होती रहेगी दोनों तरफ से, इसका हेल्प करेगा उसका हेल्प करेगा। और कैसा रिलेशन होगा? तो और एक हो सकता आपका होगा, ये इसको छोड़ते हैं, इससे बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हमको हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। हमको बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला है उस पर लेके चलना है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला है सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बोला है सेंटर एंड क्या यार, स्टेट भी नहीं लिख सकते हो, स्टेट रिलेशन, ठीक। ये रिलेशन जो भी डिफाइन किया है तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। क्यों? इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। क्या? फेडरल कंट्री। तो फेडरल में यूनियन फेडरल, वास्तव में बोला तो यूनियन फेडरल है, ठीक ना, यूनियन फेडरल, जिसमें यूनियन सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक। और स्टेट क्या है? कमज़ोर है, ठीक ना, वीक है। तो यहाँ पर रिलेशन तो है लेकिन कैसा है? तो थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है और बराबर दोनों, यानी ज़्यादा ये लगेगा बराबर है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक ना। तो इसी को बोला गया क्वासी फेडरल, ठीक, क्वासी फेडरल, आधा फेडरल आधा, ठीक ना। तब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है तीन पार्ट में इसको इनके पावर को, रिलेशन को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो डिवीजन है लेजिस्लेचर का, लॉ बनाने का, क्या? लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो 245 से लेके, ठीक, 245 से लेके 255, कितने आर्टिकल हो गए? 10 आर्टिकल हो गए। कितने? 10 आर्टिकल, ठीक। अभी 10 आर्टिकल में ही आपको लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई। अब इसी में आपको मिलेगा क्या? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल का जन्म यहीं से होता है, ठीक ना, 7th शेड्यूल, ठीक। और 7th शेड्यूल में ही आपको मिलती है क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट मिलती है जिसमें आपको सब्जेक्ट है कि कौन इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में, और एक और लिस्ट होते हैं जो छूट गया है वो सेंटर के पास चला जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि दोनों ही लॉ बनाएंगे लेकिन सेंटर का लॉ जब बनाया जाएगा तो स्टेट का कमज़ोर हो जाएगा, मतलब अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका लेजिस्लेटिव की बात हो गई, लेजिस्लेटिव डिवीजन। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा भाई? वहाँ पर मुख्यमंत्री बैठ रहा है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री बैठ रहा है, तो कौन चलाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो आर्टिकल है इसका डिवीजन है 256 से लेके 263 तक। तो कितने हो गए? 4 और 3 7 आर्टिकल इधर हो गए, 7-8 आर्टिकल इसमें हो गए, ठीक। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का ये हुआ। और थर्ड जो है फाइनेंशियल, ठीक, फाइनेंशियल का आप देखेंगे तो इसका आर्टिकल है 268 से लेके 293 तक, ठीक। तो ये फाइनेंशियल, ठीक ना। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन ये तीनों पार्ट को आप देखेंगे ध्यान से तो ठीक, तो हम पाते हैं कि जो लेजिस्लेटिव एडमिन वाला पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव की पार्ट है, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आती है, तो ये पार्ट हमारा 11 में है। किसमें है? पार्ट 11 में है, ठीक। और जब बात आती है फाइनेंस की, फाइनेंशियल रिलेशन की, तो ये चला जाता है किसमें? पार्ट 12 में, 12 में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी स्टेट और सेंटर के रिलेशन की बात होगी तो ये दोनों पार्ट को आपको याद होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि दोनों पार्ट कौन कौन। तो पार्ट 11 एंड पार्ट 11 और एंड 12 दोनों को हमें मालूम होना चाहिए, ठीक। और एक मतलब कि अगर हम देखा जाए स्टेट रिलेशन का तो पूरा कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब 245 से आर्टिकल से लेके 293 तक आर्टिकल जो है
आपका सेंटर और स्टेट रिलेशन से है। ठीक, अब यहीं पर एक और बात बता देते हैं। जब हम बात करते हैं पार्ट 13 की या 13 की, तो पार्ट आपका जो 11 है एंड पार्ट जो आपका 12 है। ठीक, तो ये दोनों में तो आपका मिल गया स्टेट और सेंटर का रिलेशन, जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 245 से लेके 290 तक। बार बार मैं आर्टिकल इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन चिपक जाए। जब इसका ट्रिक बताएंगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि कौन से पार्ट में क्या है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दिया, इसका ट्रिक अगले लेक्चर में मिलेगा। ठीक है ना, अभी ट्रिक कोई नहीं, अभी कंसेप्ट। ठीक, तो अब पार्ट हम 11 पार्ट और 13 की बात करते हैं, 13 की। इसमें आपको मिलता है क्या, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी तो एक रिलेशन है, लेकिन ये कैसा रिलेशन है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के बीच का रिलेशन। हम जानते हैं कि 28 स्टेट है इंडिया में, प्लस कितने 6 कितने यूनियन टेरेटरी है, 9 यूनियन टेरेटरी है। ठीक ना, कितने पहले, ठीक ना, 9th यूनियन टेरेटरी। ठीक, 9 नहीं होगा, कितना होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, तो इतने आपको इनके बीच में। तब ये आर्टिकल ये पार्ट 13 में, तो इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो इसका आर्टिकल आपको 301 से लेके 307 तक के बीच में है। ठीक, तो आपको इतने यानी पार्ट 11, 12 और 30 का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया तो आपको। ठीक, तो अब हम शुरू करेंगे अपना इंटर स्टेट रिलेशन जो दिया गया है। ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिए, यहीं पर सब कुछ। हाँ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात की गई तो आर्टिकल 245 से लेकर 250 तक। ठीक, अब इसमें क्या है कि डिवीजन किया गया किसका, लेजिस्लेटिव पावर का, बिटवीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बीच में डिवीजन किया गया। प्रोसीड फॉर द पासिंग ज्वाइंट लेजिस्लेचर, प्रोसीड्यूर जो है ये जो पास किया गया ज्वाइंट लेजिस्लेचर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं, और छोटा हो जाए। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखिए, इसमें क्या है, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक का। इसमें क्या कोऑर्डिनेट बनाना है भैया, आपको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। ठीक ना, और क्या उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में ही नहीं कि पता चलेगा कि यूनियन ने अलग लॉ बना दिया और स्टेट कह रहा है कि हम तो उसको पालन नहीं करेंगे, तो कौन बाउंड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड करता है स्टेट को कि चलो भैया आपको इसका लॉ फॉलो करना है। ठीक ना, अब फाइनेंशियल रिलेशन, 268 से लेकर 293 आर्टिकल तक है। इसमें क्या क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 270 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 270 आर्टिकल है जीएसटी किसके आर्टिकल के अंदर आती है। ठीक ना, तो फाइनेंशियल रिलेशन में ही जीएसटी आपको इसमें ही, अब इसमें बहुत सारी कमेटियाँ बनी है। ठीक ना, इन तीनों पावर को बार बार डिफाइन करने के लिए कि क्या पावर दिया जाएगा। ठीक, तो सब जब हम डिटेल में ईस्ट पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें कमेटी का डिस्कशन होता है। ठीक ना, उसमें मुख्य कमेटी सबसे साकरिया कमेटी है, पुंछी कमेटी है, पुंछी। ठीक है, तो कमेटियों को हम देखेंगे। ठीक ना, अब क्योंकि पॉइंटर पढ़ रहे हैं तो पॉइंटर में तो जाहिर सी बात है हमको सब मिलेगा, तो वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका, तो ये दोनों जो है पार्ट अभी हम समझाएं, देखें आप। हम तो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत या डी बसु को ही लेके चलते हैं, तो इसीलिए तो ये हम लोग को पार्ट 11 में मिलेगा और ये हम लोग को पार्ट 12 मिलेगा, यानी पार्ट 12 में। ठीक, तो ये सब डिस्कशन हो गया। अब हम शुरू करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर पहले ही, द सेंटर स्टेट रिलेशन इंडिया आर इन्फ्लुएंस बाई, किसके द्वारा, तो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना प्रोविजन कैसे ये स्टेट के रिलेशन होगा, क्या प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ दिया गया है, तो पार्ट 11 में और पार्ट 12 में। ठीक, प्लानिंग प्रोसेसेस, कन्फ्लिक्ट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक ना, इस सबसे इन्फ्लुएंस होता है रिलेशन। डोमिनेशन ऑफ डिजायर टू डिक्टेट, यहाँ पर क्या इच्छा है। सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है, और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों
करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा, जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का, उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% जो 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। आप कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहे हो, BPSC दे रहे हो, RO का दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। डिक्टेटर बनना है पहले तो, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती है। चलिए, अब द फाइनेंशियल रिलेशन की बात कर रहा है। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव डिस्कस अंडर। तो द फाइनेंशियल जो रिलेशन है स्टेट और यूनियन के, तो हम लोग अभी देखें कि पार्ट किस में है, पार्ट 12 में। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग अभी देखें कि 268 से लेके 293 तक था। तो यहाँ पर ये 281 दिया है, तो ये हम नहीं मानेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर एग्जाम में दिया रहे तो और बाकी इसके आसपास कोई ना हो तो ये हम सही मानेंगे, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। ये गलत आंसर दिया, क्यों कि 293 तक है। कहाँ तक है, 293 तक। तो याद कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं घटना चक्र पढ़ते समय या पॉइंटर पढ़ते समय, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है कि फाइनेंशियल रिलेशन 268 से लेके 293 तक है, ठीक है ना। और इसके बीच का ही अगर क्वेश्चन, अगर आर्टिकल दे दिया गया तो उसको हम सही मान के चलेंगे, कब तक, जब तक उससे बेस्ट ऑप्शन ना मिले। तो हमको एग्जाम में क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडर द विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्स आर लिविंग एंड कलेक्टिंग बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। 270 आर्टिकल। तो 270 आर्टिकल के अंदर ये क्या है, आपका GST है, तो ठीक है ना। तो GST आपको ध्यान रहे, ठीक। ये गलती होगा, 270 के अंदर GST नहीं, 279 के अंदर है, ठीक ना। 279 के अंदर GST है। ये तो GST से पैसा आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। 270 में से बोला जाएगा कि भैया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसमें बिटवीन स्टेट और सेंटर के। तो ये पावर देता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक ना। ये कन्फ्यूजन हो जाता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इंडिया डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है किस पर डिपेंड है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पर ही डिपेंड है, कन्वेंशन एंड प्रैक्टिस पर। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम जुडिशियल भी बताता है कि भैया ये नहीं ऐसे होगा, ठीक है ना। हमेशा इंटरप्रेट करता रहता है। मैकेनिज्म ऑफ द डायलॉग, जो डायलॉग होता है, ठीक ना। तो आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और उसके बीच में जो मैकेनिज्म आता है उसके, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंटर हमेशा बड़ा भाई है, छोटा भाई स्टेट है। तो फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व रिलेशन, फेडरल पॉलिसी रिलेशन किस में इन्वॉल्व है, तो रिलेशन किसके रिलेशन में, तो यूनियन और स्टेट रिलेशन में और अमंग स्टेट में। मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन मैकेनिज्म फॉर द सॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूट। अब यही है कोऑपरेशन मैकेनिज्म सॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूट, जो है यही इंटर सेंटर स्टेट है। क्या है ये, पार्ट
13 में है, ठीक ना। तो ये याद रहे, तो 300 आर्टिकल 1 से लेके 300 कहाँ तक है, 7 तक। अब यहाँ पर ये बात फंसती है। देखिए अब जैसे रिवर डिस्ट्रीब्यूट आता है ना, नदी का डिस्ट्रीब्यूट है, सब जितने भी डिस्ट्रीब्यूट है तो आप देखेंगे तो सब इसी आर्टिकल में आपको मिलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट तीन लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा है, मतलब कि क्या, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर। पूरा लिखने से क्या फ़ायदा, बस हमको थोड़ा सा लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे समझ रहिए, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, तो ये पार्ट 11 में है। और कौन सा आर्टिकल है, तो 245 से लेके 10-11 आर्टिकल 246 तक है। नहीं, ये भी गलत लिखा है, ठीक है ना। उसी को मैं कॉपी करने लगा, लेकिन नहीं, ये गलत लिखा है। 10 आर्टिकल है, 255 तक है, ठीक। ये कहाँ दिया, तो सभी बुक में दिया है, सभी हर जगह दिया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का PDF डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये, ठीक, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया इसमें। और यहीं से आता है लिस्ट, यहीं से क्या आता है, शेड्यूल लिस्ट, ठीक। ये बहुत सारा मिस्टेक कर दिया है, लेकिन वहाँ पर बेस्ट होगा, ऑप्शन में बेस्ट होगा ना। यहाँ पर मिस्टेक किया है, लेकिन ऑप्शन में बेस्ट होगा। तो आर्टिकल 249 ये राज्यसभा के लिए है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ लेजिस्लेटिव पावर फॉर पार्लियामेंट टू रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट। 249 एक ऐसा आर्टिकल है जो पार्ट 11 में आ रहा है, ठीक है ना। पार्ट 11 में आ रहा है, लेजिस्लेटिव पावर है। और इसमें बोला गया है कि राज्यसभा को पावर दिया जाता है कि वो स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट, जो स्टेट का लिस्ट है उसमें जाके राज्यसभा, राज्यसभा जो है वो जाके यहाँ पर उसके लिए बिल बनाएगा, ठीक ना। 249 के, तो आपको याद रहे, एस्पेक्ट में, ठीक। ए रेजोल्यूशन पास अंडर द क्लास 1 आर्टिकल 249 शैल बी रिमेन फोर्स फॉर द पीरियड नॉट एक्सिस्ट। तो अब सोचिए, राज्यसभा बना रहा है अपने मन से, तो उसका 1 साल तक ही पीरियड रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कहानी निपट जाएगी। सब्जेक्ट ऑन द सेंटर स्टेट बोथ कैन मेक द लॉ। अब सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, किस पर, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 47 सब्जेक्ट हैं। अगर आपको मालूम हो तो और भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। और स्टेट सेंटर लिस्ट में कितने हैं, तो 100 है, 97 है, ठीक ना। इसमें स्टेट लिस्ट में 52 है, 52 कुछ ऐसा ही है, याद नहीं आ रहा है इस समय, ठीक। जब आएगा तो देखेंगे। रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग schedule 7 schedule. The distribution of the legislative power between center and state is constitution given 7 schedule. In which part of the Indian constitution legislative relation between center state given part 11. देखिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर का बोला, अगर फाइनेंशियल पावर बोल देगा तो आपका कहानी फंस जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बोल देगा तो आपकी कहानी पार्ट 11 में आ जाएगा। फाइनेंशियल पावर बोलेगा तो पार्ट 12, सब डिटेल में डिस्कशन किया चुका है, बस यहाँ पर टिक ढूंढ करते जाना। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पार्ट 12 में। हु इज वेस्ट विथ द रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास यानी जो कि रेसिडुअल पावर, मतलब कि वो पावर जो बच गया है किसमें से, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट से, तो उसको रेसिडुअल पावर बोलते हैं। उसमें नहीं मेंशन किया गया है, तो उस पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक ना। Which one of the following article of Indian Constitution provide it shall be duty of Union to protect every state against external aggression एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अग्रेशन यानी कोई बाहर से आके उस पर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए। अब इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, यूनियन की। मणिपुर को देखिए कितना बढ़िया से बचा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे हैं। तो आप जब भी तबीयत बहुत ख़राब, इसीलिए डिले हो रहा था, कोशिश किया, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं सही हो रहा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप इससे लिखने आ जाएगा, डिस्टर्बेंस का आ जाएगा, तो आपको ये आर्टिकल बहुत लाभ करेगा, ठीक है ना। इससे लिखने में, चाहे आरओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी, उसमें इससे पूछा जाता है तो इस आर्टिकल का लिख सकते हैं। मणिपुर के एस्पेक्ट में थोड़ा सा क्रिटिसाइज, तो इससे लिखने में तो क्रिटिसिजन भी लिखना होता है, उसका बड़ाई भी करना होता है, ठीक ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कि जब हम क्लास करेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर याद आया तो बता दिया। तो आप लोग कुछ एनालिसिस कीजिए कि कितना बढ़िया से इसका आर्टिकल का पालन हो रहा है। चलिए, तो 355 को याद रख लीजिएगा मणिपुर से जोड़ के, ठीक। विच आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा
legal device for the securing cooperation and coordination between the state in India, National Development Council, गवर्नर कॉन्फ्रेंस। ये दो ऑप्शन जो है आपको, जो कि कोऑर्डिनेशन बनाने में और कॉपरेशन बनाने में हेल्प करती है। किसका? ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है, लेकिन इसके बाद भी लीगल स्टार यानी कोई वो नहीं, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर और लीगल एडवाइस से बाहर, ये दोनों है। विच इंस्टीट्यूट आर द कंसिडर नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी इन इंडियन फेडरलिज्म? इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये कहाँ पर मिलेगा इंटर स्टेट काउंसिल? ये आपका पार्ट 13 में, इसीलिए मैं सब एक ही अलग बता दिया, पार्ट 11, 12, 13। तो पार्ट 11, 12, 13 आपको याद हो तो उसमें आप धड़ाधड़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये कहाँ मिलेगा? फाइनेंशियल कमीशन में, रीजनल में, यूनिटरी जुडिशरी एंड ऑल इंडियन सर्विस में। यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी मतलब कि हम सब डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सब कहाँ एक जगह जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ है, सब अलग अलग आते हैं लेकिन एक जगह जुड़ गए हैं। तो यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम क्या है? यूनिटरी है, ठीक ना। सब लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर जुड़ जाते हैं, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग क्या है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोर्ट है, लेकिन सब एक जगह। मतलब कि वही चीज़ है, आप यूनिटी को समझना और डाइवर्सिटी से यूनिटी में, तो सारी नदियाँ अलग अलग आती है, समुद्र में मिल जाती है, तो क्या है, डाइवर्सिटी है, लेकिन एक जगह जाके यूनिटी हो जा रही है, ठीक ना। कोई पवित्र नदी है तो कोई शुक नदी है तो कोई कुछ भी बहता है, ठीक ना। When was the झारखंड आर ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्मेड? 8 अगस्त 1995 में फॉर्मेट हुआ था क्या? झारखंड का ऑटोनोमस काउंसिल। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन काउंसिल मेक प्रोविजन अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल? आर्टिकल 263 में क्या इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है? 263 कौन सा पार्ट में है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या काउंसिल बनाई जा रही है ना, ठीक ना। लॉ बनाने के लिए पैसे की बात नहीं है, आप काउंसिल बना रहे किसी इंटर स्टेट, ये क्या प्रोविजन देगा? तो आप समझ ले कि क्या है, लेजिस्लेटिव नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक ना। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन एंड कमेटी इंटर स्टेट काउंसिल वार सेटअप? इंटर स्टेट काउंसिल जो सेटअप की गई थी सरकारिया कमीशन के साथ। जोनल काउंसिल जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सूट एंड प्रोसीडिंग कहाँ पर है? तो पार्ट 13 में, 13 में, ठीक ना। नेक्स्ट, रीजनल काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट बाय, रीजनल काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा। विथ रेफरेंस टू रीजनल काउंसिल इन इंडिया द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द काउंसिल एक्ट एज सब फेडरल लिंक ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। द काउंसिल पेव द अवे फॉर कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन एमंग द स्टेट इन इंडियन फेडरल सिस्टम, ठीक ना। द फॉलोइंग इज एम्पावर टू स्टेबलाइज द इंटर स्टेट काउंसिल। प्रेसिडेंट के पास वो पावर है। गिवन द, यहाँ पर कुछ दिया है सेशन और रीजन, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है। देयर हैज बीन ग्रोइंग डिमांड फॉर रिव्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ग्रोइंग डिमांड फॉर द किसके लिए? रिव्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक ना। द स्टेट हैज नो एडिक्वेट रिसोर्स टू टेक अप द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है और क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एक दूसरे का दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ले डाउन द टैक्स ऑन टैक्सेस कैन नाइदर बी लीव नॉर कलेक्ट विदाउट अथॉरिटी ऑफ द लॉ। आर्टिकल 265 बोला गया है कि बिना अथॉरिटी के आप कोई ना तो कलेक्ट कर सकते हैं ना इधर छोड़ ही सकते हैं। सरकारिया कमीशन अभी एक देखिए जजमेंट आया है जिसमें चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि चर्च का नर्स थी, उस पर बोल रहे हैं कि आपको टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? वो बोल, देखिए उसका न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको मिलता रहता है। वो बोली कि हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी हमको मिल रहा है चर्च से मिल रहा है, और हमारे डेथ के बाद तो चर्च का ही संपत्ति है, चर्च में ही चला जाएगा, डोनेट हो जाता है सब कुछ, तो चर्च की संपत्ति ही हमारे पास है, और चर्च तो ऑलरेडी टैक्स देता है और सब भरी भी हैं, तो इसलिए हम कैसे टैक्स दें। तो लेकिन वो बोले हैं कि आप टीचर के रूप में वेतन लेते हैं, सैलरी लेते हैं, चीफ जस्टिस बोला, और सैलरी पर टैक्स लगता है, इसलिए आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक ना। आप याद रहे, वहाँ से ही याद आ गया बता। सरकारी कमीशन सेटअप वाज रिव्यू द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पुंछी कमीशन भी आएंगे भाई, कहाँ परेशान है।
Given the below are two statements, one is labeled. Sakaria Commission recognized that Article 256 should be sparingly used. Correct है. The political party that came to form the government at center misused 356 क्या है, स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, ठीक ना. तो दोनों ही करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. Which commission advocate the establishment of the permanent इंटर-स्टेट काउंसिल. इंटर-स्टेट काउंसिल परमानेंट स्टेबलाइज करने के लिए कौन कहा था, तो सरकारी कमीशन बोले थे. कॉल द इंटर गवर्नमेंट काउंसिल. इट ए स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इम्पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक द फॉरेन लोन डायरेक्टली. नो, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला है कि स्टेट मुंह उठाए और चल जाए अमेरिका से चाहे किसी और से लोन ले. नहीं, स्टेट को नहीं बोला गया, सेंटर को बोला गया है. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइगन टू स्टेट गवर्नमेंट बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है कि स्टेट जो है एग्रीकल्चर के ऊपर अपना टैक्स लगा सकती है. ठीक. अभी किसान फार्मिंग जो लॉ थी आई थी, फार्मिंग लॉ किसानों का, तो किसान ने विरोध किया था, तो इसी यही था वहाँ पर कहानी. विच इज इम्पोज एंड चार्ज बाई यूनियन बट इज divided into union and state tax on item except for agriculture income. ठीक है. Under constitutional provision of tax arrangement in India, which of the following is tax exclusive imposed and collected by the state land and revenue. ठीक है ना. अब इमरजेंसी प्रोविज़न है. ठीक. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं अपना डिस्कशन. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम इमरजेंसी प्रोविज़न पर डिस्कशन करेंगे. आप लोग पीछे का लेक्चर देखते रहिए. अगर आपको पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, थोड़ा फैमिली को बड़ा कीजिए, थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिए. ठीक ना. मेहनत लगता है, मैं छोड़ दूँ फिर कहता हूँ चलो करते रहो, नहीं मन करता है. ठीक ना. अपना भी बहुत सारा काम पड़ा रहता है, उसमें से टाइम निकाल के करना पड़ता है. करता हूँ, कोई फोर्स नहीं है. फिर भी मैं ये कहूँगा मज़ा आता है हमको भी, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलता है. ठीक. इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार मिलेंगे तो इमरजेंसी प्रोविज़न डिस्कशन करेंगे. और आज हम लोग ने 3 पार्ट देखा, पार्ट 11, पार्ट 12 और पार्ट 13. अब तीनों पार्ट का आर्टिकल आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम जानेंगे कि आप लोग क्या सीखें. ठीक ना. और एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दें. आप लोग पढ़ते रहिए, चपक के पढ़िए, मज़ा लीजिए, ऐश कीजिए, सब कुछ कीजिए. ठीक. जय हिंद, जय भारत.